धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो मामले थे आतंकवाद से जुड़े हुए, एक गुजरात से और दूसरा दिल्ली से। दिल्ली वाले मामले को आप बटला हाउस एनकाउंटर के नाम से जानते हैं, जबकि गुजरात वाले मामले को आप सूरत वाले मामले से जानते हैं, जहां पर एक हॉल बुक किया गया, उसमें कुछ बातचीत की गई शिक्षा को लेकर और बताया गया कि जो 127 लोग उसमें शामिल हुए हैं वो सबके सब असल में सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के आतंकवादी हैं, जिस पर 2001 में प्रतिबंध लगा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान गृह मंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो दोनों अदालतों से दो फैसले आए, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले पे दो फैसला है। एक मामले पे तो आपके भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खूब चीपों कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन दूसरे मामले पर जैसे उनको सांप सूंघ गया है। जबकि दूसरा मामला 127 लोगों से जुड़ा हुआ था, उनकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन शायद उनके बारे में खबर इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि वो धर्म विशेष यानी मुसलमान है। और यहां जो फैसला आया है दिल्ली में, वो जो आतंकवादी है, जिसको आतंकवादी बताया जा रहा है अदालत के जरिए, साबित हो गया है, उसको सजा सुनाई जाएगी 15 तारीख को, वो भी मुसलमान है। तो यहां सजा सुनाई गई है, इस मामले में ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, और वहां तो पीड़ित निकल गए हैं कि 20 साल तक बेचारों को जेल में रखा गया, बेकसूर होने के बाद भी उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, तो वो दिखा नहीं है। तो कैसे कैसे मीडिया आपका नंगा नाच दिखा रहा है, वो ही इस खबर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन पहले 3 सवाल के जरिए कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली का जो फैसला है वो सोमवार को आया। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सारे के सारे, मैं आपके सामने एक एक कर वीडियो रखूंगा, देखिएगा, सारे के सारे मंगलवार को इस पे बात कर रहे हैं। और मंगलवार को भी तब बात कर रहे हैं जब देश के आईटी मिनिस्टर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या सोमवार को तमीज पैदा नहीं हुई थी? क्या भोंपू मीडिया के किसी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार में सोमवार को इस मुद्दे पर बात करने की क्षमता नहीं थी? क्या उसकी समझ में नहीं आया था? क्या भाजपा से उसको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? ये सवाल अपने जहन में रखिएगा। मंगलवार को स्क्रिप्ट मिली तो आ गए अपना हवा में तलवार चलाने और अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार दिखाने। ये एक सवाल जहन में रखिएगा। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, क्या डिबेट इसलिए किए गए हैं मंगलवार को कि इसमें ममता बनर्जी का नाम उछाला जाए? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी का नाम उछाला। 5 राज्यों में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ एक राज्य का ही जिक्र कर रहा है, वो है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को हटाने के लिए। तो ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा कुछ बयान था कि अगर ये लोग दोषी साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, तो अब जो है इनके सामने मुद्दा आ गया, तो ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए जाए। क्या इसलिए एकल डिबेट किए गए हैं? दूसरा ये सवाल अपने जहन में रखिएगा, या ये वाकई में डिबेट पर बात करना चाहते हैं? और एक सवाल ये ध्यान में रखिएगा कि आखिर इन लोगों ने गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा 127 लोगों को जो सिमी का आतंकवादी बताए जा रहे थे बरी किए जाने के मामले पर क्यों बातचीत नहीं की, क्यों डिबेट नहीं की? इस सवाल को भी ध्यान में रखिए। तो तीनों सवाल हैं। अब शुरुआत करते हैं खबर की, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल्स का नंगा नाच आपके सामने दिखाने से पहले बेहतर होगा कि रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो की ये छोटी सी क्लिप आपको दिखानी ज़्यादा बेहतर होगी, जिसमें वो गुजरात के सूरत कोर्ट से बरी हुए 127 लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं अपने प्राइम टाइम शो के अंदर। पहले देख लीजिए। अब देखते हैं उस सिस्टम का हाल जो चाहे तो किसी को फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। पिछले दिनों हमने आपको ललितपुर के विष्णु तिवारी की कहानी बताई थी। बिना कसूर के बलात्कार के मामले में 20 साल जेल में रहना पड़ा। आज कहानी सूरत से है, फैसला गुजराती में है, इसलिए हमने इंडियन एक्सप्रेस के कमाल सैयद की रिपोर्ट और मुस्लिम मिरर में छपी रिपोर्ट की मदद ली है। इस तस्वीर में वो लोग हैं जिन पर 20 साल तक मुकदमा चला कि वे सिमी नाम के प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। शनिवार को सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट एएन दवे ने 127 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। 20 साल पहले 27 दिसंबर 2001 को सूरत के राजश्री हॉल में मुसलमानों की शिक्षा के मसले पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इस हॉल की बुकिंग ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के तहत की गई, आरिफ माजिद मंसूरी के नाम से। आरिफ माजिद मंसूरी साजिद मंसूरी के भाई हैं। साजिद मंसूरी सिमी से जुड़े थे। सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता सिमी को बंद करने की बात करते थे, मुद्दा बनाते थे। प्रतिबंध के बाद यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। इन 127 लोगों में 2 राजस्थान से वाइस चांसलर थे, 4-5 प्रोफेसर थे, डॉक्टर, इंजीनियर और एक सेवानिवृत्त जज भी गए थे। ये लोग संविधान के तहत मुसलमानों के शिक्षा के अधिकार विषय पर जमा हुए थे और सिमी से जुड़े होने के आरोप में फंसा दिए गए।
इन सभी को आतंकी कार्यवाही प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूएपीए की कई धाराएं लगा दी गई। पुलिस ने दावा किया कि सिमी के फॉर्म मिले हैं इनके पास से, ओसामा बिन लादेन की प्रशंसा करने वाले पर्चे मिले हैं। इन लोगों को 11 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तब तक मीडिया में इनके खिलाफ ऐसा अभियान चला कि बहुतों की नौकरी चली गई। जो बिजनेस करते थे उनका बिजनेस खत्म हो गया। देख लिया आपने। मैं ज्यादा बातें आज नहीं करूंगा क्योंकि खबर वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की इसमें वीडियो मुझे लगाने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी न्यूज़ की। जी न्यूज़ की महिला एंकर को आप देख सकते हैं वो कैसे ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही हैं कि वो कह रही थी राजनीति छोड़ देंगी, तो कब वो राजनीति छोड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रिपोर्ट में आपने उन्हें कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी ही बात पर अमल करेंगी। ममता बनर्जी ने एनकाउंटर के सही साबित होने पर राजनीति छोड़ देने की बात कही थी। ये महिला एंकर हैं, लेकिन इनकी जबान से क्या एक मुख्यमंत्री जो महिला है पूरे देश के अंदर, क्या महिला दिवस पे भी उसको सम्मान दिया गया? सोचिएगा ये किसको सम्मान दे रही थी महिलाओं होने के बाद भी, महिला मुख्यमंत्री की बजाय। अब इनका एक डिबेट से पेट नहीं भरा तो इन्होंने दूसरा डिबेट इसी मुद्दे पे किया, क्योंकि एक डिबेट से हो सकता है लोगों की समझ में ना आए। 5 बजे किसी ने देखा हो तो 6 बजे भी इसी मुद्दे पर डिबेट किया गया और उसमें बात उठाई गई कि सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल उस वक्त रो रहे थे और क्या क्या नहीं किया गया था बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर। क्या कुछ नहीं कहा गया था। एनकाउंटर फर्जी था, इनको मारने की क्या जरूरत थी, पुलिस पर सवाल उठाए गए थे, फिक्स था एनकाउंटर। आप सोचिए क्या कुछ नहीं कहा गया था। वोट के लिए आतंकवाद का समर्थन, वोट के लिए आतंकियों के लिए आंसू, वोट के लिए आतंकियों का बचाव, वोट के लिए पुलिस पर सवाल, वोट के लिए आतंकवादियों की पैरवी। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जो भी कुछ हुआ ना, क्या वो चंद वोटों के लिए था? बाटला हाउस एनकाउंटर के एक मामले में कल दिल्ली की साकेत कोर्ट के एक आतंकवादी को दोषी ठहराए जाने के बाद आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा आरोप कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर लगाया। कहा कि वोट के लिए आतंकवादियों का समर्थन किया सोनिया गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, पूरे विपक्ष ने वोट के लिए। सुन लिया आपने, ये जी न्यूज़ का हाल है। वैसे लंबा ले जाऊंगा तो रात को काला कोट वाले भी इनके यहाँ पे आते हैं, वो भी बहुत सारी कहानी अपनी सुनाते हैं, बाबाओं की तरह अवतरित होते हैं और फिर कहानियों में ले जाकर लोगों को उलझा के छोड़ के चले जाते हैं और लोग कहते हैं बस यही सत्य है, क्योंकि आजकल यही धारणा, यही नैरेटिव तो सब कुछ बन के रह गया। अब एबीपी न्यूज़ का हाल कर लेते हैं। इस पर 2 डिबेट होते हैं। इसमें हुंकार में जो एंकर है वो बोल रही है सत्यमेव जयते, मुझे पहले ही पता था ये लोग आतंकवादी हैं और ये एक फर्जी एनकाउंटर नहीं है। एंकर की जबानी सुनिए। सत्यमेव जयते, जी हाँ, सत्यमेव जयते। इन 2 शब्दों में बटला हाउस एनकाउंटर के इर्द गिर्द बुने फेक और फर्जी नैरेटिव की आज हवा निकल गई है। कल साकेत कोर्ट ने 13 साल बाद ऐसा फैसला सुनाया कि सारे के सारे सर से लेकर पैर तक एक्सपोज हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, ये सारी पार्टियां कल तक जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक कहते थकती नहीं थी, उन सब की इस मसले पर सोच, उनके बयान, उनके फेक नैरेटिव का कल एनकाउंटर हो गया इस फैसले के बाद। मैं आज एकदम क्लियर हूं, एकदम क्लियर कि एनकाउंटर फेक नहीं था। राजनीतिक फायदे के लिए इन नेताओं की नीयत फेक थी। कितने जोश में नजर आ रही है एंकर। अभी एंकर महिला से कोई पूछे कि अगर ये मामला हाईकोर्ट में जाके अटक गया मैडम तो आप क्या करेंगी, इतना जोश कहाँ है दिखा रही है। ये कहिए कि निचली अदालत से फैसला आया है, इनके पास मौका है, ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और जो भी मामला होगा हाईकोर्ट भी क्लियर करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर। इतना जोश कहाँ है दिखा रही हैं, और इतना जोश दिखा रही हैं तो फिर और मामले पर भी इतना जोश आपको दिखाना चाहिए था। लेकिन अब एक चीज़ देखिए कि इनका भी एक डिबेट करके पेट नहीं भरा। संविधान की शपथ में दूसरा डिबेट है, उसमें भी ऐसे ही चिल्लम चिल्लाई हो रही है। बाटला हाउस में आतंकियों के एनकाउंटर पर क्या राजनीति जायज है? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो 2 न्यूज चैनल का हाल अभी तक आपके सामने रख चुका हूं। दोनों के पास 2-2 डिबेट हैं, दोनों ने इसी मुद्दे पे डिबेट किए, लेकिन दोनों ने किए मंगलवार को। तो भैया एक आधा डिबेट सोमवार को कर लेते। क्या तमीज नहीं, क्या पत्रकारिता करने की कि क्या बोलना है? जब तक स्क्रिप्ट नहीं आती पीछे से अपने आकाओं के जरिए तब तक बोला नहीं जाता क्या? जबान से अल्फाज नहीं निकलते क्या? शब्द वहीं से दिए जाते हैं क्या? ये सवाल उठना क्या गलत है क्या? इसके अलावा हम आपके सामने रख देते हैं न्यूज़ 18 इंडिया का हाल। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि राजनीति में मुद्दे कभी मरते नहीं हैं, वो उठ जाते हैं जब निचली
अदालतों से कोई ऐसा फैसला आता है तो मुद्दे उठ जाते हैं। सुन लीजिए। आज का जो मुद्दा है, आज की जो डिबेट है, उसका जो मजमून है, उसका जो कंटेंट है वो बहुत पुराना है। पुराना इतना कि स्मृति से भुलाया नहीं जा सकता। वो याद है 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में एक सीरियल धमाके होते हैं। उसके ठीक 6 दिन बाद बाटला हाउस एनकाउंटर होता है। उसमें शहीद होते हैं और मोहन चंद शर्मा, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, हम सबको याद है, फिल्म बनी, तमाम सारे उसके बाद मौजूद जुड़े, उससे सवाल उठाए गए और कहा गया कि ये जो एनकाउंटर था वो फर्जी था। इस पर भी तमाम तरह की बातें गई, राजनीति हुए। लेकिन आज संदर्भ फिर से जुड़ा है और वो संदर्भ जुड़ा, राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पड़ी रहती हैं, उसके बाद समय के साथ निकल के आती है। अब आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने जब उस समय उसे फेक बताया था तो आज सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से वो पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने इसको कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है और वो राजनीति छोड़ देंगी, तो आज वो क्या कहेंगे। भैया इतना ही मुद्दा उठाने वाले बन रहे हो तो लाल कृष्ण आडवाणी का बयान निकालो उस टाइम का, जो उन्होंने सीमे पे प्रतिबंध लगाया। इन लोगों के बारे में किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बातें की थी, इनका जीवन बर्बाद कर दिया। जो गुजरात की सूरत कोर्ट से बरी हुए हैं इस वक्त 127 लोग, उनके बारे में भी तो बोल भाई कि वो भी राजनीति में मुद्दे मरते नहीं है, लेकिन दम नहीं है ना, क्योंकि दलाली चाटुकारी तो कहीं और से चल रही है। चैनल ही बंद हो जाएगा। हालांकि मुकेश अंबानी का चैनल इतनी आसानी से बंद होने वाला नहीं है। इन्होंने ही तो IBM 7 को खरीद लिया और बाद में न्यूज़ 18 इंडिया इसको बना दिया। पैसा इसी को कहते हैं। अब आपके सामने आज तक का हाल रखते हैं। तो यहाँ की जो एंकर हैं उनको लगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कानून मंत्री और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने, वो लोगों की समझ में नहीं आई। मैं सवाल करती हूँ, ज़्यादा कुरेद के पूछती हूँ, तब लोगों को समझ आएगा और भाजपा को पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं इस पूरे मामले को बंगाल से जोड़ देती हूँ। कैसे वो जोड़ रही हैं उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव लाइव है। रविशंकर प्रसाद जी, आपके इस हमले को बंगाल के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको? माफी मांगेंगे सोनिया गांधी या सलमान खुर्शीद या दिग्विजय सिंह? आखिर इस प्रहार का क्या मतलब है ऐसे वक्त पर? देख लिया आपने, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आप लोगों की समझ आ जाती हैं। ये अलग बात है कि भारत के लोगों का मिजाज है कि वो खामोशी से ऐसे नंगे नाचों को देखते रहते हैं और जब मौका आता है, जब वक्त आता है, अपना जवाब उनको देते हैं। तो यहाँ ये चीजें रखने का मकसद आपके सामने यही था। 3 सवाल जो उठाए थे, उन 3 सवाल के मद्देनजर आप इनको देखिएगा। क्या किसी ने भी 127 लोग जो बरी हुए उसके मामले में कोई बात की, या इस वाले मामले में इसलिए बात की क्योंकि इसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं और भाजपा को इससे फायदा बंगाल में हो सकता है, इसलिए उठाया। और इसलिए भी बात की इस मुद्दे पर जो है अपने आकाओं के कहने पे, क्योंकि अगर दम होता तो पहले ही दिन कुछ कर देते, क्योंकि वहाँ से स्क्रिप्ट नहीं आई थी। और गुजरात वाले मामले पे वहाँ से स्क्रिप्ट नहीं आई, तो इसलिए इस पे बोल नहीं सकते। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।